हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्ते। ये मेरा सेकंड वीडियो जो मैं इसके पहले मैंने अपलोड किया है उससे को रिलेटेड है। अभी मैं सीधे टॉपिक के ऊपर आता हूँ। ये मैंने जियो पॉलिटिकल को लेकर के बनाया है। इट विल बी बेनिफिशियरी एंड क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ कीप इन योर माइंड। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मैंने आज न्यूज़ पढ़ा है, जो पूरे वर्ल्ड को इम्पेक्ट करेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही की रोल का जिसको बोलना चाहिए रोल का इम्पेक्ट करेगा। अभी नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के अंदर आप देखेंगे और मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंदर एक बहुत ही बड़ा डील हुआ है। उसको बोलना चाहिए कैनेडियन पैसिफिक टू बाय कंसास सिटी साउदर्न इन ए 25 बिलियन डॉलर का उन्होंने डील किया है। रेलवे बेट ऑन ट्रेड, मतलब वो एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जो कि नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अमेरिका और उसको बोलते हैं वेस्ट अमेरिका को लेकर के, कनाडा को लेकर के और जिसको बोलना चाहिए कि मैक्सिको को लेकर के, वो इस एक बिज़नेस का हब है जो कि ट्रांसपोर्ट को लेकर के बाय ट्रेन और बाय पोर्ट। मतलब कहने का मतलब उसके अंदर जो दिया है मेन फोकस उन्होंने रेलवे पे किया है। और वो को क्यों किया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको। वो इसलिए बता रहे हैं, इसको बाय हुआ, आप अमाउंट तो देखिए 25 बिलियन की डील है ये। और उसके अंदर ये इसलिए हुआ है कि अभी जो कार्बन इमिशन को लेकर के मैटर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसको देखते हुए वो ये करना चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होना चाहिए उसकी बजाय दे वांट टू शिफ्टेड फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट टू रेल ट्रांसपोर्ट, जिससे कि कार्बन इमिशन को कम कर सके, कार्बन इमिशन को कर्ब कर सके। ये इसके पीछे का मकसद है। ये मैंने आपको बॉटम बताया है उसका। दिस इज़ द बिहाइंड द सीन। अब उनके बारे में क्या एक्सपर्ट बोले इकोनॉमिक्स में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या फ़र्क है। दिस इज़ ए वेरी वेरी की पॉइंट इन द कार्बन इमिशन। इतना बड़ा डील ऐसे ही नहीं होता है, बहुत टफ है और बहुत अंडरस्टैंडिंग चीज़ को समझने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ जो उन्होंने लिखा है। रेल इज़ 4 times more fuel efficient, again I repeat my word, rail is 4 times more efficient than trucking मतलब जो ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एंड वन ट्रेन कैन कीप मोर देन 3 trucks of public road and produce 75% less ग्रीन हाउस गैसेज। आप समझिए, गैस इमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। द कंपनी से द स्टेटमेंट, अब वो क्या बोल रहे हैं कि 300 ट्रक्स होता है और दूसरा जो 3 times जो होना चाहिए मतलब फ्यूल का जो एफिशिएंट है वो ट्रक से ज़्यादा होता है रेलवे में। और जिसको बोलना चाहिए 300 ट्रक जो कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस जनरेट करते हैं उससे बहुत कम रेलवे के थ्रू होता है। वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, कोई छोटा आदमी सामान्य आदमी होगा वो भी समझ जाएगा। तो कहने का मतलब भले सामान्य बात आप पढ़ के बोलेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है सर, उसकी बात पे ध्यान दीजिए मेरी, मैं यही बोलता हूँ। मैं तो सब समझ रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। बाकी जो आप बेचारे मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ किस वजह से मार्केट के अंदर इसकी मूव एंड अप होती है, क्यों ऐसा होता है, वो सब मैं आपको बहुत आगे पहले अर्ली वीडियो में सब डीप में बता चुका हूँ। तो ये मैटर को देखते हुए ये जो डील हुई है किसके बीच में, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में, इट्स ए वेरी की रोल, ए पॉइंट ऑफ व्यू कार्बन एमिशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, अंडरस्टैंड। एंड सेकंड पॉइंट, जो यूएस के सेक्रेटरी हैं एंथोनी ब्लिंकन, उनका एक स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी आर स्टिल स्टैंड और आवर स्टैंड। मतलब जब कोई सेक्रेटरी चाहे यूएस का हो चाहे चाइना का, जो डेलीगेशन के हेड होते हैं वो सब इंस्ट्रक्शन बाय उनके चीफ, दैट इज़ यूएस की बात करूँ तो जो बाइडन साहब और चाइना की बात करूँ तो जिनपिंग साहब, उनसे मीटिंग लेकर के ये सब काम उनकी सलाह सूचन से ही होते हैं, अंडरस्टैंड। कहने का मतलब अगर हमें ऐसा बोलना चाहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों तरफ की जो मैंने की रोल जो बैठे थे, एक तरफ जो बाइडन साहब बैठे थे, दूसरी तरफ जिनपिंग साहब बैठे थे। फ़र्क इतना ही था, थॉट उनके ही थे लेकिन पर्सन आर डिफरेंट।
समझिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिनपिंग साहब वहाँ से सब नज़र रख रहे हैं और जाकर के फिर मीटिंग होती है, क्या होती है बाइडेन साहब की। कहने का मतलब इतना पेचीदा मैटर हो गया है ये, और आने वाले टाइम में इसको वो वहाँ पे जो हो रहा है उसको होने दो, वो सब मेरे दिमाग में है। उसका बेनिफिट कहाँ पे होगा, मैं वापस आपको टॉपिक पे ला रहा हूँ। उसका पूरा बेनिफिट आपको, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसका बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, तो इंडिया को ही मिलेगा ये बेनिफिट, तो इस बात को ध्यान में रखें आप। तो मैं आपको पॉइंट को बताना चाहता हूँ आपको कि इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, तो उसके मद्देनज़र आपको कौन कौन से पॉजिटिव, अपना मार्केट आज रिकवर किया वो भी एक साइन है, उससे भी आप उसको जोड़ सकते हैं कि इतना कोविड में पूरे वर्ल्ड में कोविड का लफड़ा चल रहा है सब जगह, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और तो उसको क्यों मार्केट को रिकवर किया, कोविड में तो मार्केट हमेशा तोड़ते हैं, वो मार्केट सेल ऑफ करते हैं, तो वो तो सेल ऑफ करके लोगों को माल एक्यूमुलेट कर लिया, लोगों का माल छुड़ा के माल एक्यूमुलेट कर लिया, रिकवर कर लिया नीचे। अब कल ऊपर भाव जाएगा तो क्या होगा, हम क्या बेचेंगे, हम तो खाली खम हो गए हैं। अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट लेके आऊँगा, तो मैं सब पॉइंट वाइज जाऊँगा आपको। रियलिटी सेक्टर इज़ वेरी पॉजिटिव इन सिंगापुर, तो उससे आप समझ जाइए। और मैं आपको 2-3 कंट्री और भी बताऊँ, वहाँ पे भी है, लेकिन अभी इतना अपने पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है साउथ कोरिया, वेरी गुड फिगर्स उसके आउट, आज सुबह आउ है, ये सब आए हैं जो आउट हुए ना, वो मैं ब्लूमबर्ग से पढ़ा है और रूटर से पढ़ा है। ये बताता हूँ, मैं बहुत सारे न्यूज़ पढ़ता हूँ, रूटर से पढ़ता हूँ, ब्लूमबर्ग से पढ़ता हूँ, फिर आरटी से पढ़ता हूँ, फ्रांस का न्यूज़ पढ़ता हूँ, उसमें ये मैंने रूटर से पढ़ा है। उसमें क्लियर कट लिखा है कि साउथ कोरिया का जो एक्सपोर्ट है वो अप हुआ 20 से 22% और इम्पोर्ट 23% अप हुआ है। ये फिगर में 1-2% आगे पीछे हो सकता है, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा इसमें 1-2% ये आगे पीछे, ये डैम श्योर है इतना, इसलिए इससे थोड़ा कंसिडर करेगा, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। हमारा मोटो क्या है, समझना और अर्न करना हमारे इंडिया में मार्केट में, बस और कुछ नहीं है। ज़्यादा फिगर में जाने की जरूरत नहीं, फिगर में क्या मतलब है, मैं सब समझ रहा हूँ आपको, आप भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ, टेक्नोलॉजी कंपनीज आर वेरी पॉजिटिव ड्यू टू एआई, ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपग्रेड, डिजिटलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जब डेवलप कंट्री करी तो डेवलप कंट्री जब ये सब करी तो डेवलपिंग में तो कितना रिक्वायरमेंट होगा आप सोचो। जब डेवलप कंट्री आर रिक्वायर, स्टिल दे हैव टू अपग्रेडेशन फॉर डिजिटलाइजेशन, एआई, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में मैंने एक नाम लिखा है, वो कहाँ गया है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उसमें अभी एक मैटर है उसके अंदर। हाँ, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एरामको कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ख़राब आया था, 44% डाउन गया था। उसमें उन्होंने जो डिविडेंड दिया है उसका अमाउंट मैंने एक जगह पढ़ा है, आप सोचिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला काम कर रहे हैं। 75 बिलियन यूएस डॉलर का डिविडेंड दिया है, इट्स ए बिगेस्ट डिविडेंड। इतना बड़ा डिविडेंड, इतनी बड़ी तो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं होती है मेरा मालिक। ये 75 बिलियन यूएस डॉलर का तो उसने डिविडेंड दिया, जबकि वो कंपनी ने 44% लॉस किया है, और कितना एक्सपेंशन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो पोजीशन है उसको देखते हुए आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्रूड ऑयल का क्या हालत होगा। अभी सब ईवी चल रहा है सब जगह, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कहने का मतलब हम पढ़ने वाले जो समझदार है वो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या है, और वो क्यों ऐसा बताना चाहते हैं, क्यों इतना बड़ा उन्होंने डिविडेंड दिया है। बहुत से मैटर इसके पीछे, जाने दो उसकी बात। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको लिख के लाने के बताना वाला था, वो बता रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग। आप मैं ये वर्ड नोट कर लीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को आप डिक्शनरी में रिफ़र करो, गूगल में रिफ़र करो, और सिनेमस भी देखो इसका कि क्या होता है। ये हमारे यहाँ पे अभी बहुत टाइम है इसको आने में, बहुत आया होगा तो फ्यू परसेंटेज में आया है, और इसके पीछे दुनिया पड़ी है अभी, चाहे जर्मनी ले लो, यूएस ले लो, चाइना ले लो। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो अभी कंप्यूटर चल रहे हैं, लेटेस्ट की बात करूँ, उससे थाउजेंड्स ऑफ गुना फास्ट है, थाउजेंड्स ऑफ गुना उससे अपग्रेड है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो उसको देखते हुए सोचो आप कि कितना लोगों के अंदर जो स्पीड ऑफ वर्क को लेकर के उन लोगों के एक अंदर क्रेज़ है सॉफ्टवेयर को लेकर के। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा, आप चिंता मत करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया, उसके बाद में आपको जो अपने लास्ट मेरा पॉइंट है जिस पे मैं आऊँगा, वो अपने नितिन गडकरी साहब ने एक पीएलआई स्कीम डिक्लेयर की थी अभी कुछ टाइम पहले। वो टोटल पीएलआई स्कीम में उन्होंने कितना भार दिया था, आपने तो पढ़ के छोड़ दिया होगा, नहीं पढ़ा तो डीपली जाके पढ़ो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। वो टोटल स्कीम थी 41,000 करोड़ की। उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया को 2025 तक हम मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं। अब सोचिए, नितिन गडकरी साहब का बहुत की रोल है ट्रांसपोर्टेशन में, बोलो इस सब के अंदर, और वो बहुत ही क्लोज टू अवर पीएम है।
तो उन्होंने क्या बोला है स्कीम के अंदर, वो अपने 400 बिलियन 2025 तक पर्टिकुलर अलग अलग स्कीम में लगाएंगे पीएलआई के अंदर। उसके अंदर एलसीडी, फिर मोल एमओएलईडी, उसके बाद में क्यूलेड के अंदर, फिर उसके बाद में है आपके और भी बहुत सारे डिस्प्ले के अंदर। फिर जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर आजकल डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले की स्क्रीन आती है, वो है। फिर ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसका ईओआई का मतलब, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और बहुत सी जगह डिस्प्ले होता है, हर चीज़ आजकल डिस्प्ले के ऊपर होती है। तो उसके अंदर आपको मोबाइल के अंदर आ गया, ऑटोमोबाइल्स में भी खाली आप देखो ना कितना स्क्रैप पॉलिसी आ गई, कितना डिमांड है मोबाइल में, कितना डिमांड है। और जगह जगह लैपटॉप देखो आप, आपके मोबाइल में देखेंगे, और भी बहुत सी जगह पे आप मेडिकल के अंदर देखो, कहाँ पे डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है आजकल। एवरी सेक्टर में जैसे चिप और सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है, ऐसे इसमें। तो ये नितिन गडकरी साहब ने पकड़ा, मतलब इसके अंदर ह्यूज डिमांड दिख रही है। और 400-500 बिलियन के ऊपर से ज़्यादा का बिजनेस दिख रहा है 2025 तक। आप सोचो, तो उसके अंदर इंडिया को अभी हब बनाने की बात चल रही है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्रोथ आएगा। और इसमें फॉरेन की भी एक्सपर्ट की हम एक्सपर्ट बेनिफिट लेंगे, लेकिन वो आपको मैंने बोला ना, आत्मनिर्भर भारत, हर चीज़ के अंदर ध्यान रखने का, ये 20-25% उन लोगों का होगा, बाकी पूरा का पूरा यहीं बनेगा, यहीं से माल लेंगे रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री को कितना ग्रोथ मिलेगा, कितना जनरेशन होगा, अपने क्या बोलते हैं जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री ग्रोथ और सॉफ्टवेयर ग्रोथ, ऑटोमेशन के अंदर, ये सब होने वाला है यहाँ पे। तो ये सबको देखते हुए मुझे बहुत पॉजिटिवनेस लग रहा है। अभी मैं आपको एक दो सेक्टर बोला था मैंने आपको, जैसे सीमेंस मैंने बोला था आपको, दूसरा बोला था मैंने सास्केन कम्युनिकेशन को मैं आपको बोलता हूँ, भले 80-90 बढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए उठा लो। और मैं आपको एक ये मीडिया एंटरटेनमेंट भी बोला था, गेमिंग सेक्टर बोला था, ये सेक्टर भी बहुत पॉजिटिव है। जो मैंने पिछली बार उसके पहले वीडियो बोला था, लेकिन अभी जो इसके पहले वीडियो बोला उसमें बोला नहीं, फिर बोल रहा हूँ। एक की एक बात मेरे को 2-3 दफ़ा बोलनी पड़ती है। पिछले वीडियो को आप जा के देखिए, उसको भूलिए मत। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों चलेंगे ही। बहुत मेहनत का फल है ये मेरे भाई, माय डियर। तो मैं आपको इतना बोल के लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये वीडियो को कंपेयर करके आगे वाले वीडियो से कंपेयर करके पढ़िए, आपको बहुत कुछ जानना मिलेगा इससे। और उनकी हम स्ट्रेटेजी पकड़ लेंगे, मैं तो पकड़ ही रहा हूँ। उनका ग्राफ देखो आप, जो आइटम चलाइए, निल्ले का ग्राफ देखो आप, नेस्ले का ग्राफ देखो आप, टेक महिंद्रा का ग्राफ देखो, किस तरीके से नीचे डाला और किस तरीके से ऊपर उठाया, वो मैंने स्किप चूज़ करिए। उससे आप FII की चाल मैं पकड़ लेता हूँ पूरी। आप सोचो, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे मालिक, आपको भी मैं पकड़वा दूंगा। मैं नहीं रहूँगा, आगे पीछे होऊंगा तो भी आप कर लेंगे ये सब, ऐसा मैं तैयार करूँगा आपको। और जो तैयार है उससे मैं और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। आप मेरे को कमेंट करें, कुछ सिखाएं, आई एम रेडी, आई एम वेलकम टू यू। और जो नहीं है उसको हम सब मिलकर तैयार कर देंगे, क्योंकि वी ऑल आर वन फैमिली मेम्बर। ये मेरा इंटेंशन है। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है। आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लेकर के चले। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद। वी ऑल आर ए सोल्जर। चाहे वो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो वहाँ पे सोल्जर का काम कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर पे सुरक्षा करें कंट्री की। हम अंदर सुरक्षा करेंगे। वी आर ए इंटरनल सोल्जर, वाई वी आर नॉट। और दूसरा, हाँ, मैंने NCC करा हुआ हूँ। जो बंदे NCC को जानते हैं उनको मालूम होगा। और दूसरा, NCC जो करता है बंदा, उसको पूछने का RDC का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मतलब 26 जनवरी को दिल्ली में परेड होती है, उसके अंदर वो बच्चे NCC में से पूरे इंडिया में से सेलेक्ट होकर जाते हैं, 60-70 बच्चे अलग अलग विंग के, वेदर इट इज़ आर्मी, नेवी और इसको बोलते हैं एयरफोर्स। मैं ये आर्मी में से गया था, आर्टिलरी में से, और मैं फ्रंट लाइन में था। मैंने RDC किया हुआ है, रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट। मेरे पास सर्टिफिकेट सब है, ब्लेजर भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। 1 महीने का कैंप होता है दिल्ली में, बहुत मज़ा आती है, मज़ा करने का। सब ये नॉलेज है मेरे पास, चिंता मत करो, ये बहुत काम आता है। उसमें डिसिप्लिन बहुत सीखना मिलता है। बाद में ये बोलूँगा, जय हिंद। मैं तो सोल्जर हूँ माय डियर इंदर। ओके, थैंक यू।